हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल पीपल आर डूइंग गुड, ग्रेट एंड सेफ एट योर प्लेसेस। मेरा नाम है पलक राजपूत। आप सभी की कॉमर्स वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ ले 11 कॉमर्स में। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी होने वाली है, वो भी टर्म 1 की, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि अब हम लोगों की एग्जाम 2 बार होगी जीवन में। पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग 2 बार एग्जाम देंगे। तो उस 2 बार एग्जाम के लिए हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एग्ज़ाम हमारी होने वाली है ऑब्जेक्टिव और दूसरी होने वाली है हमारी सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के लिए बच्चे जनरली प्रिपेयर रहते हैं, क्योंकि हमारी हर एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होती है। पर अब होना यह है कि हमारी एक एग्ज़ाम कम्प्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होने वाली है, जो कि हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस होगा। पहली बार हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो पहली बार के लिए, हर चीज़ के लिए रेडी रहने के लिए आप लोगों के लिए स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है कि आप लोग एमसीक्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मेक श्योर कि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, लाइक बटन को भी दबा दिया है एंड बेल आइकन को दबा दिया, जिससे कि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कभी भी मिस ना हो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसको फॉलो करो। वहाँ पर अपडेट्स ज़रूर आएंगे। मैंने कॉमेंट से पढ़ा कि अपडेट्स तो आते नहीं हैं, पर बिल्कुल आएंगे। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो ज़रूर वहाँ डाले जाएंगे। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ आपको रोज़ अपडेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसका नाम है @pale.in। ठीक है, एंड नोट्स वाली बात जो है वो गाइज लिटरली बन गए हैं। कुछ वर्क इन प्रोग्रेस है। बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। ठीक है, क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स हैं, तो इनको लिखना, आप लोगों के लिए सजाना, डेकोरेट करना। ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस रखो, सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और ये गारंटी कि एग्ज़ाम होने से पहले सब मिल जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ना शुरू, अगर ऐसा सोच रहे हैं लोग कि नोट्स नहीं है तो पढ़ नहीं पाएंगे, तो ये गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि बुक से हम पढ़ेंगे पहले चीज़ तो वो पहली रीडिंग बुक से ख़त्म करो। नोट्स तो हमारे लिए रिवीजन बेसिस के लिए होते हैं। नोट्स से कौन पढ़ाई करता है? नोट्स तो हम लोग रिवीजन के लिए बनाते हैं कि एग्जाम टाइम पे हमें वो 400 पेज की बुक ना पढ़नी पड़े, इसलिए हम लोग वो नोट्स को समराइज फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो नोट्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, जल्दी बनेंगे। और अभी तक जो बन गए हैं उसको पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, बाकी के भी आ जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अब की बार MCQ 40 पार्ट। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 40 मार्क्स के तो MCQ होंगे, और दूसरी चीज़ 10 नंबर का आएगा आप लोगों का प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 10 नंबर के प्रोजेक्ट के लिए आप लोगों को स्कूल वाले बताएंगे कि आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। 40 नंबर जो हैं वो आप लोगों के हाथ में है। और गाइज लिटरली, सीरियसली, जेन्युइनली 40 नंबर पूरे आपके हो सकते हैं, अगर आप कंसंट्रेशन से काम करते हैं और इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो। ठीक है, थोड़ी पब्लिसिटी करनी पड़ती है यार, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू स्टडी। ठीक है, अब ये पता है कि 40 नंबर के MCQ आने वाले हैं, 10 नंबर का प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट सुंदर सा बना के रख लो टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए कि हाँ हमने बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किया। पर डेकोरेशन का मतलब ये नहीं कि वो बाउंड्री इधर जो अपनी लाइन होती है उसके तरफ ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर फूल बना दिए, वो डॉल का स्टिकर चिपका दिया, ऐसे पागलपने नहीं करने जो हम 8th 7th में किया करते थे। ठीक है, कि मेरी फेवरेट मैडम है इसलिए मैं उनके फ्रंट पेज पे हंसता हुआ इमोजी लगाऊंगी, ऐसी नहीं चीज़ें करनी है। थोड़ा सिंसियरिटी, ठीक है, जो होता है ना, सिंपल लेकिन खूबसूरत दिखता है, जो हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करके हमारे प्रोजेक्ट को मेंटेन करके दिखाएं। ऐसा नहीं बस वो मेहंदी की डिज़ाइन बना दी ना, बहुत सी लड़कियां ऐसे करके ऐसे कुछ तो भी करती हैं, पता नहीं क्या। ठीक है, तो वो चीज़ें ना करें। आप अपने फाइल की डेकोरेशन, मतलब कि आप लोग कितना सुंदर उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ की जब अब बात आती है आप लोगों के सिलेबस पे, ठीक है, तो आप लोगों के सिलेबस के लिए आपको पता है कि किस सब्जेक्ट में हमें टर्म 1 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। फॉर से हम लोगों ने अगर देखा इकोनॉमिक्स में हमें बताया कि स्टैटिस्टिक्स की यूनिट 1 आएगी और दूसरा चैप्टर नंबर आएगा, जिसमें हम लोगों ने मीन मीडियन मोड वाली बात देखनी है। हम लोगों को वो चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरी चीज़, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 आएगी और यूनिट 2 आएगी। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला, जो जिसमें डिमांड, सप्लाई और IC कर्व आप लोगों को देखने हैं। तो अभी हम लोग डिमांड पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए डिमांड का बहुत जल्दी आने वाला है। डिमांड का जो वीडियो है वो चल ही रहा है, हमारा डिमांड ही चल रहा है अभी। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब अगर हाउ टू स्टडी में मुझे जो चीज़ें सिलेबस पता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस का एक चार्ट बना के कि इकोनॉमिक्स में मुझे इतना आने वाला है, मुझे बिजनेस में इतना पूछने वाले हैं, मुझे अकाउंट्स में इतना आने वाला है, मेरे लिए इंग्लिश में इतना आने वाला है कि इंग्लिश में मेरे टर्म 1 के चैप्टर्स ये हैं, और आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, इतने ही सब्जेक्ट्स होते हैं, और अगर एक एडिशनल होता होगा
ठीक है। हाँ, इतने ही होते हैं, ठीक है। बाकी किसी किसी स्कूल में 6 भी रहते हैं, पर हमने जनरली यही चीज़ रहती है, यही 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से ये 3 जो हैं ये सबसे खूबसूरत होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके सिलेबस का आप लोग चार्ट बनाओ कि टर्म 1 में मुझे ये आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आप एक दूसरी चीज़ जो है, इसको थोड़ा सा से रफ करके सिलेबस का चार्ट बना लो आप लोग। उसके बाद में सिलेबस का चार्ट बना के अपनी दीवार पे, जहाँ स्टडी करते हो, जहाँ रोज़ पढ़ने बैठते हो, ठीक है, वहाँ लगा दो, किसी गेट पे लगा दो, किसी भी वॉल पे लगा दो, और वहाँ रोज़ देखना है कि क्या क्या आने वाला है। और उसके साथ में आपको उसका जो है प्रोग्रेस देखनी है, ठीक है। प्रोग्रेस कैसे, क्योंकि अभी स्कूल नहीं खुल रहे हैं, ठीक है, कोरोना की 3rd लहर भी शुरू हो गई, तीसरी वेव भी बहुत सुंदरता से शुरू हो चुकी है। तो क्या पता स्कूल खुले नहीं खुले, भगवान से दुआ करो कि खुल जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं खुलेंगे तो स्कूल वाले जो हैं वो बहुत ही स्पीडली पढ़ाएंगे। ऑनलाइन क्लास में आप लोग खुद पढ़ते हैं, आप लोगों को मालूम है आप लोग कैसा पढ़ते हो, ठीक है। प्रोग्रेस आप लोगों को ये देखनी कि जो सिलेबस आने वाला है, से आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के लिए चीज़ें प्रिपेयर कर रखी कि मैंने यूनिट 1 पढ़ के रख देना है, ठीक है। यूनिट 1 आप लोगों ने पढ़ लिया, उसके बाद में आप उसके आगे प्रोग्रेस चार्ट बना के रखो कि मैंने यूनिट 1 में कितना पढ़ लिया, और उसके आगे से सुंदर से टिक्स लगाते चले जाओ, ठीक है, कि मुझे इतना पढ़ना था, मैंने पढ़ लिया। यूनिट 2 में मुझे इतनी चीज़ें कवर करनी थी, मैंने कर ली, और इन चीज़ों को टिक करते जाओ, क्योंकि नवंबर में एग्जाम है, 3 महीने बहुत होते हैं पढ़ने के लिए, और 40 मार्क्स से जिसमें MCQ हो तो बहुत ही होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रेस चार्ट लेके चलो। दूसरी चीज़ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियरेंस रखना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस कैसे, क्योंकि ये जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सब कुछ आपके कॉन्सेप्चुअली आइडियाज़ को लेकर ही पूछेगी, ठीक है। CBSE आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करती है कि आप लोग हर चीज़ को कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, बेसिक से लेकर ऊपर माउंट एवरेस्ट तक सारी चीज़ें आपको पता है कि क्या होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए मैंने वो स्टिकी नोट्स आप लोगों को बताए थे कि आप लोग अपने साथ में स्टिकी नोट्स को ब्रिंग करो, अपने जब भी आप लोग पढ़ाई करने बैठते हैं तो स्टिकी नोट्स को लो। उसके साथ में आप से मान लो कि आप एक यूनिट पढ़ रहे हो, आप डिमांड पढ़ रहे हो, ठीक है। डिमांड पढ़ने के बाद में आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया कि डिमांड होती कैसे है, ठीक है, डिमांड बनती कैसे है। तो हमने ये देख लिया कि डिमांड बनती क्रिएट कैसे होती है, डिज़ायर, एबिलिटी टू पे, विलिंगनेस टू बाय, ठीक है, इनसे बनती क्रिएशन। और डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो हम लोग डिमांड को एक्सप्रेस करते हैं प्राइस, क्वांटिटी और टाइम, ठीक है। तो इन स्टिकी नोट्स के ऊपर उन चीज़ों को लिख कर आप अपने वहीं चिपकाते चले जाओ। MCQ वाली चीज़ों में ये ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाओ, ठीक है, इतने भयंकर नोट्स बनाओ और हर एक चीज़ को कॉपी करते जाओ। जो मेन आइडिया लगता है कि ये पूछी जा सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ डिमांड इज क्रिएटेड, हाउ डिमांड इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आप लोग जब स्टिकी नोट्स पे इन चीज़ों को लिखोगे तो आपके पास में रिविजन करने के लिए बहुत समय रहेगा और बहुत टाइम बच जाएगा, ठीक है। 2-3 बार रिविजन कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपने जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ा है, जब भी कोई यूनिट पढ़ी है, तो उस यूनिट का सम अप करके स्टिकी नोट्स में 2-3 मोस्ट प्रोबेबली 4 पॉइंट्स में आपको सम अप करना है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि भरपूर हर एक लाइन पूछ लेंगे, वो लोग आपसे कॉन्सेप्ट में पूछ रहे हैं कि डिमांड एक्चुअली क्या है, ठीक है। फिर लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकते हैं, डिमांड अफेक्ट कैसे होती है, तो डिमांड के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं अफेक्ट करने के, ठीक है। इलास्टिसिटी पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछने को होंगी। हर एक चैप्टर में, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप स्टिकी नोट्स के ऊपर आपके हिसाब से जब पढ़ रहे हो बुक से, जब आप बुक के थ्रू पढ़ रहे हो, बुक से स्टडी कर रहे हो, तो उन स्टिकी नोट्स के ऊपर 4 से 5 पॉइंट्स लिखो, बस इनफ होता है, इससे ज़्यादा नहीं है। और ऐसा नहीं कि माला जप रहे हैं कि 5 पॉइंट ही लिखने, अगर हो सकता है कहीं ज़्यादा लगेंगे, हो सकता है कहीं कम लगेंगे, तो वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़्यादा नीडेड है यहाँ पे, ठीक है। जो चौथी चीज़ है ये कि आपको हर चीज़ पढ़नी है यहाँ पे, हर एक चीज़, लेकिन इंपॉर्टेंट को ज़्यादा बार पढ़ना है, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, उसको कम बार पढ़ के, एक बार पढ़ के भी रह जाएगा। MCQ में क्या है ना कि बात याद रह जाती है। अगर आप लोगों ने वो स्टडी वीडियो देखा है जब मैंने आपको बताया है कि आप लोग ढंग से पढ़ें, कंसंट्रेशन से पढ़ें, तो उसमें मैंने लिखा है कि मूड अच्छा होगा, जैसे हमें गाने याद हो जाते हैं, हमें सारी चीज़ें याद रहती हैं, बस ये पढ़ना याद नहीं रहता है। तो वो वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेशन लेकर कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना है। अगर आपने जो भी आपके एक टर्म में, जो टर्म 1 में आप लोगों के चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको आप कॉन्सेप्ट वाइज तो क्लियर करो ही करो, और एक बार उसका पूरा आपका रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। क्योंकि रीडिंग में ये रहता है कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें याद रह जाती है, और MCQ में जब हम वो पॉइंट पढ़ते हैं तो हमें क्लिक हो जाता है कि हाँ ये चीज़ कहीं पढ़ी हुई है।
ऐसा बहुत बार होता है, सबके साथ होता है, आप और मैं यूनिक नहीं है कि कोई चीज़ पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि यार बस वो पढ़ा था और फिर आंख बंद करके सोचते हैं कि हाँ मैंने इस कॉपी में यहाँ पे कहीं तो भी कुछ तो लिखा था, ऐसा तो लिखा था, इस आंसर में ऐसा तो कुछ आना था। ठीक है, तो ये हम लोगों के सबके साथ में होता है। इसलिए मैंने बोला है कि आप लोग जब ये स्टिकी नोट्स को बनाओगे और इन 4 पॉइंट्स को उसमें सम अप करोगे तो वो जो लिखा हुआ रहेगा ना वो आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, वो पॉइंट क्लिक कर जाएगा कि मैंने ये चीज़ कहीं ना कहीं पढ़ी है। ठीक है, मुझे आता है। ऐसा नहीं भरपूर भयंकर लंबे चौड़े नोट्स बनाने हैं, आप यहाँ स्टिकी पॉइंट्स के अंदर, स्टिकी नोट्स के अंदर आप इन्हें कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टडी आप लोगों को ऐसे ही करना है कि पहले सिलेबस चार्ट बनाओ, उसके बाद में सिलेबस चार्ट का प्रोग्रेस चार्ट बनाओ कि आज का आप लोगों का टारगेट है कि मुझे यूनिट 1 कंप्लीट करनी है रीडिंग के थ्रू। ठीक है, ऐसा नहीं लर्न करके, रीडिंग के थ्रू कंप्लीट करनी है। रीडिंग वाले चार्ट में लिख दो ठीक है आज मैंने रीडिंग कर ली है। ठीक है, और प्रोग्रेस चार्ट को प्रोग्रेसिव दिखाना, ऐसा नहीं 2 टिक लग गए उसके बाद में फिर पता नहीं कितने सालों कितने महीनों बाद आप लोगों ने दर्शन दिए। रोज दर्शन देने, रोज दर्शन करने, उसकी पूजन करनी, अगरबत्ती लगा देना उसके आगे। ठीक है, क्योंकि यही प्रोग्रेस चार्ट आप लोगों की असली प्रोग्रेस दिखाएगा आप लोगों को 40 मार्क्स के MCQ क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट है कि आपको सबसे पहले सिलेबस चार्ट बनाना है, प्रोग्रेस चार्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए आपको स्टिकी नोट्स के ऊपर अपने पॉइंट्स को कंक्लूड करके लिखना है अपनी बुक के अंदर, अपनी कॉपी पे चिपका दो या तो कहीं भी अपने अपने वो जो टैग बोर्ड होता है वहाँ पे चिपका दो कि हाँ डिमांड में मुझे ये चीज़ याद रखनी इंपॉर्टेंट है। तो रोज़ देखते रहोगे तो वो याद रह जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि जो लास्ट चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना, ये लिख भी दूँ। ठीक है, कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी भी मोह माया हैं उन्हें अभी आप टाटा बाय बाय कह दें, उन्हें बोल दें कि 3 महीने तक इस नंबर की सारी लाइनें व्यस्त हैं। ठीक है, तो वो फिर वहीं रह जाएंगे क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है MCQ के अंदर, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं, कहीं से भी आ सकता है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कंसंट्रेशन से पढ़ा होगा तो आप उस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। जय माता दी वाला कॉन्सेप्ट हर जगह काम नहीं आएगा, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बुक्स बहुत मैटर करेंगे क्योंकि CBSE जो है वो अपना प्रेफरेंस हमेशा NCERT को देती है। ठीक है, बोर्ड्स में हमेशा जो 95% सिलेबस है, क्वेश्चन है, जो भी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट जो है वो सारा का सारा NCERT से पूछा जाता है। और मैं तो एक्सपीरियंस वाली हूँ क्योंकि मैंने पेपर दिए हैं, इसलिए बता सकती हूँ कि NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि अगर MCQ पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों को NCERT रीड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके स्कूल में जो रेफरेंस चलती है कि बिजनेस में पूनम गांधी हो गई या फिर सबसे बेस्ट होती है वी वासन, फिर हमारी इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग सबसे बेस्ट होती है, संदीप गर्ग हो गया, VK ओरी हो गई, जो भी हैं उन रेफरेंस बुक को भी आप लोगों को रीड करना रहेगा। और उन NCERT मस्ट है, रेफरेंस आप लोग एक बार देख सकते हैं। ठीक है, NCERT में कचरा छाट देते हैं, जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन टॉपिक्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी को रखते हैं। ठीक है, तो NCERT को सबसे पहले ख़त्म करो, साथ में साथ आप रेफरेंस को भी लेकर चल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पढ़ने पे तो कंटेंट आपको रेफरेंस से ही दिया जाता है और प्लस NCERT से भी दिया जाता है, तो आपका यहाँ पे तो कवर हो ही रहा है। साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए आप अपनी NCERT को भी कवर करो और रेफरेंस बुक को भी कवर करो। ठीक है, तो बुक्स के साथ में मैंने बता दिया कि NCERT पढ़ना है प्लस अपनी रेफरेंस पढ़ना है। तीसरी चीज़ की प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए जैसे सब्जेक्टिव पेपर होता तो हम लिख कर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि MCQ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बोर्ड वाले पूछने वाले हैं, तो उसके लिए मे बी जब वो लास्ट टाइम पे वो कुछ ब्लूप्रिंट निकलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर निकलते हैं एग्जाम से पहले, तो वो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोग नेट पर जाइए, गूगल पे बहुत सारे MCQ दिए जाते हैं, लगा तो हम लोग आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आप लोग भरपूर प्रैक्टिस कर सकते हैं। पढ़ने भी आप लोगों के लिए MCQ बनाकर डाल देगा। टेस्ट सीरीज जब आएंगी, टेस्ट सीरीज में आप लोगों के लिए MCQ कंप्लीटली प्रोवाइड किए जाएंगे। टर्म 1 के लिए भरपूर 100 MCQ हो गए, जितने भी हैं आप लोग गूगल करो उन चीज़ों को, गूगल पे हर एक चीज़ के MCQ अवेलेबल होते हैं। फिर एक बोर्ड ना पूछे कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना, दूसरी चीज़ प्रैक्टिस के साथ में यहाँ पे कि MCQ में ऐसा नहीं है कि एक लाइन पढ़ ली और 4 ऑप्शन फटाक से टिक कर दिया। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और समझो पूछा क्या है, क्योंकि जल्दीबाजी में ना हम लोग आंसर गलत टिक कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना कि लिखा क्या है,
एक नहीं, दो नहीं, 3 बार रीड करो क्वेश्चन में कि वो व्यक्ति पूछना क्या चाह रहा है तुमसे, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है और ऐसा हुआ भी है कि लगता है कि ये चीज़ का आंसर ये होगा, लेकिन जब बाद में पेपर डिस्कस करते हैं तब लगता है कि वो शिट, आंसर तो गलत टिक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ ना हो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप लोगों के लिए PDF डलवा दी जाएगी, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नेट का इस्तेमाल करके गूगल चलाओ, उस पर डालो MCQ फॉर दिस फॉर दिस फॉर दिस, आ जाएंगे, मस्त सॉल्व करो। और जो भी नहीं आता है, जो भी डाउट लगता है कि ये करते नहीं आ रहा है, इसमें कैसे करेंगे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आपके लिए टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन इसीलिए बनाया गया है कि आप उस पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए टर्म 1 के लिए रहेगा कि स्टडी कैसे करना है, 40 पार जाने के लिए क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है। इसे फॉलो करके आप लोग 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं। 100 on 100 तो बाद के 40 से पता चलेगा, पर हाँ इसमें 40 में से 40 ला सकते हो। ठीक है, अगर ये बुक्स पढ़ लिया आप लोगों ने, आपने स्ट्रैटेजी प्लान को फॉलो कर लिया कि चार्ट बना के अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखते हुए, तो आप लोगों के मार्क्स ईजी हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप लोगों को बहुत ज़्यादा करनी है MCQ में। जितने MCQ मिले ना उतने MCQ सॉल्व करते चले जाओ। ठीक है, तो वो बहुत ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं बंद। मिलेंगे आपको नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ में या फिर नए यूनिट के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।